हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। जैसा कि आपने देखा, कल हमने शुरुआत करी है दिल्ली पुलिस के बैच की। और दिल्ली पुलिस के बैच में मैंने तुम्हें बताया था कल कि जो साइंस का जो पार्ट होगा उसमें से जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का जो हिस्सा होगा वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। हम शुरू करते हैं आज जीव विज्ञान का पहला टॉपिक, ब्लड। अब तुम लोग भी साथ सुने। ब्लड, रक्त के बारे में अपन बात करेंगे। देखो, रक्त पे सबसे पहले देखें रक्त क्या है। रक्त क्या है, रक्त के कार्य, जो भी रक्त के बारे में होगा जो अपन एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले सुने, रक्त क्या है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड। देखो, कोलाइड होता क्या है, कोई भी दो चीज़ों का मिश्रण। चाय देखते, चाय अपने देखी है, चाय पीते हो, चाय को छानते हो, चाय पत्ती अलग हो जाती है ना। ऐसे ही कोई भी अपन पदार्थ को छान लेंगे ना, छानने पर जो पदार्थ, दो पदार्थ अलग अलग हो जाएंगे छानने के बाद पदार्थ, तो वो चीज़ कहलाती है कोलाइड। ध्यान रखें। उसके अलावा रक्त है क्या, रक्त तरल संयोजी उत्तक है। ये आया हुआ एग्जाम में, तुम्हारे भी आया हुआ है। रक्त क्या है, तो ध्यान रखें, रक्त तरल संयोजी उत्तक है। इतनी बात, दोनों बात ध्यान रह जाएंगी। रक्त प्राकृतिक कोलाइड है, रक्त तरल संयोजी उत्तक है। उसके बाद बात करें पीएच मान। पीएच के बारे में पता है तुम लोगों को? पीएच क्या है? पीएच का मतलब है अम्ल या क्षार का हम पता लगा लेते हैं पीएच से। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? 7.4 हुआ तो प्रकृति कैसी होगी? कैसी होगी भाई? 7 से अधिक जो भी होगा, जिसका पीएच मान, किसी पदार्थ या वस्तु का मान 7 से अधिक होगा, या किसी भी विलयन का पीएच मान है 7 से ज़्यादा होगा तो प्रकृति क्षार होगी। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगी। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगी। इतना पढ़ देखा हमने। रक्त के बारे में और देखें। रक्त कितना होता है बॉडी में? मेल की बात करें, मेल की बात करें तो 5.5 लीटर होता है। और महिला की बात करें, फीमेल की बात करें तो कितना होता है? 5 लीटर। ध्यान रखें। ये रक्त के हम कुछ मुख्य बात है जो पढ़ रहे हैं। रक्त का निर्माण कहाँ से होता है? रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ध्यान रखें, रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ध्यान रखें, आगे आएगा रक्त का भाग आरबीसी, उसका निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इतनी बात हो गई। उसके बाद हम देखेंगे रक्त के अंदर उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं उनमें आरबीसी होती है। आरबीसी का आरबीसी है, आरबीसी का ये इनका टाइम होता है जीवन काल, आरबीसी का 120 दिन का। और ये मरने के बाद चली जाती है पलिया में। ये भी आगे देख लेंगे, आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे जब। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो कोलेस्ट्रॉल ना सुना है? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा वर्णक है जो हमारे हार्ट पर जाकर जम जाता है, या हम बोलें कि कोई भी चिकनी चीज़ हम खा लें, चिकना पदार्थ कोई भी खाते हैं तो उस पर जाकर कोलेस्ट्रॉल, उससे निकलता है कोलेस्ट्रॉल, और वो जाकर हार्ट पे जाके चिपक जाता है, जिससे हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। ध्यान रखें, हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण ही आता है। इतनी बातें ध्यान रह जाएंगी, ध्यान रखें। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल देखो कितना होना चाहिए। हमें जब ब्लड जो अपन नापते हैं वो हमेशा नापा जाता है डेसीलीटर में। किसमें? डेसीलीटर में। ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर हो सकता है। इससे ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी। इतना ध्यान रख लें। उसके बाद बात करें, शरीर में रक्त के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन रक्त का रंग कैसा रखता है? लाल। और हीमोग्लोबिन की भी मात्रा कितनी होनी चाहिए? ध्यान रखें, मेल की बात करें तो होनी चाहिए 14 ग्राम, और महिला की बात करें या फीमेल की बात करें तो होनी कितनी चाहिए? 13 ग्राम। ये भी वही है प्रति डेसीलीटर। ध्यान रखें, रक्त का मापन होता है डेसीलीटर में। इतनी बातें हो गई। उसके बाद देखो, रक्त का कार्य रक्त कार्य करता है पूरे शरीर में। जो कार्य करता है वो तंत्र होता है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी विलियम हार्वे ने। ध्यान रखें,
ये आया हुआ है, वैसे तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव आएंगे तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, उसकी खोज किसने करी, तो उसकी खोज करी थी विलियम हार्वे ने। इतनी बात हो गई। अब देखो रक्त के कार्य क्या क्या है। रक्त के कार्य, रक्त का निर्माण कहाँ हुआ, अस्थि मज्जा में। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, पीएच मान 7.4 होता है। उसके बाद बात करें, रक्त पुरुष में तो होता है 5.5 लीटर और महिलाओं में कितना होता है 5 लीटर। निर्माण कहाँ होता है रक्त का, अस्थि मज्जा में। कोलेस्ट्रॉल की अगर अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग होने की संभावना होती है, क्या आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट पे हार्ट काम करना बंद कर देगा तो क्या हो जाएगी, डेथ ही हो जाएगी। अटैक का मतलब यही है। उसके बाद बात करें, कोलेस्ट्रॉल मैक्सिमम हो सकता है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, इससे ज़्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी। उसके अलावा बात करें, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, इस कारण से रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। बात करें हीमोग्लोबिन, उसके बाद कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, बात करें पुरुष की तो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और महिला की बात करेंगे तो 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी, विलियम हार्वे ने। इतनी बात हो गई। अब देखिए रक्त के कार्य, रक्त के कार्य। कार्य की बात करेंगे तो कार्य, पहला कार्य देखिए, रक्त करते क्या हैं, रक्त क्या करते हैं, पोषक पदार्थों का वहन करते हैं। पोषक पदार्थों का वहन कौन करता है, रक्त। देखो ये तो हम सबको पता है ना कि रक्त पूरे टाइम शरीर में चलता रहता है, रक्त रुकता थोड़ी है। रक्त रुकता है क्या, रक्त नहीं रुकता, रक्त लगातार चलता रहता है। और रक्त जब रुक जाता है तो आदमी ही रुक जाता है, ध्यान रखें। आदमी बोलते हैं ना, आदमी क्या नाम है, जैसे ब्लड चलेगा तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को बोलते हैं ऊष्मा, ऊष्मा ऊर्जा। और अपन देखो ऐसे हथेलियों को जब अपन ऐसे करेंगे तो गर्म हो जाती है ना हथेलियाँ, क्योंकि इसमें रक्त लगातार चल रहा है। रक्त लगातार चलेगा तो गर्मी पैदा करेगा। और जैसे ही आदमी की डेथ हो जाती है तो बोलते हैं आदमी का जो आदमी टच करेगा तो ठंडा महसूस होने लग जाता है, क्योंकि रक्त का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। तो ध्यान रखें कि रक्त जब चलता रहता है तो कौन सी ऊर्जा पैदा करता है, ऊष्मा ऊर्जा। इतना ध्यान रह जाएगा, ठीक है। अब रक्त का देखो कार्य क्या क्या है, रक्त के, रक्त का पहला कार्य है पोषक पदार्थों का वहन। जो शरीर में जो पोषक पदार्थ है उनको अपने सही जगह पर लेकर कौन जाता है, रक्त। उसके अलावा गैसों का परिवहन, देखो सुनो, कौन कौन सी गैसें रक्त के साथ चलती हैं। ऑक्सीजन अपन लेते हैं, हाँ कि ना, ऑक्सीजन लेते हैं ना। ऑक्सीजन और जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है CO2, जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन घूमती है पूरे शरीर में ब्लड के साथ, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको साथ लेकर चलते रहते हैं, जैसे CO2 वगैरह है, जो भी अपशिष्ट होता है शरीर का, पसीना वगैरह जो भी आता है, पसीना तो सॉरी आंतरिक अपशिष्ट है, वो बाहरी अपशिष्ट है, ध्यान रखें। गैसों का परिवहन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, रक्त। उसके अलावा उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन कौन करेगा, रक्त। उत्सर्जी परिवहन का कार्य भी कौन करता है, रक्त। इतनी बातें ध्यान रह जाएंगी रक्त के बारे में। 3 कार्य, पोषक पदार्थों का वहन, गैसों का परिवहन और उत्सर्जी पदार्थों का कार्य। ये थे रक्त के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम पढ़ेंगे रक्त को डिटेल से। रक्त क्या है, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। अब देखो रक्त का अपन करते हैं भाग, रक्त को बांट देते हैं अलग अलग भागों में। देखें इधर, देखें ये है रक्त। रक्त को हमने बांट लिया कितने भागों में, 2 भागों में। एक भाग कहलाता है प्लाज्मा, या दूसरा हम बोलते हैं रुधिराणु या रासायनिक संघटक, रासायनिक संघटक। ध्यान रखें, प्लाज्मा टोटल रक्त का जो हिस्सा है उसमें से प्लाज्मा का हिस्सा होता है 60% और रासायनिक संघटक कितने होते हैं, 40%। ठीक, ध्यान रखें। प्लाज्मा में क्या क्या आता है, प्लाज्मा में आता है फाइब्रिनोजन, पढ़ाया हुआ है फाइब्रिनोजन, एक प्रोटीन है जो रक्त का थक्के में काम आती है, ध्यान रखें। उसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन, ये प्लाज्मा के भाग होते हैं। रासायनिक संगठन की अपन बात करें तो अपन ने पढ़ रखा है क्लास में RBC, WBC, और तीसरा क्या है, हैं प्लेटलेट्स। तीसरा क्या है, हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बिंबाणु। क्या बोलते हैं,
बिंबाणु। ध्यान रखें, पहले करेंगे रासायनिक संगठनों की बात, उसके बाद करते हैं प्लाज्मा की। चलो प्लाज्मा की पहले कर लेते हैं बात। प्लाज्मा टोटल रक्त का कितना % होता है? 60%। 60% प्लाज्मा में पाया जाता है फाइब्रिनोजन, एक प्रोटीन, और एक प्रोथ्रोम्बिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। जब भी किसी व्यक्ति की जांच करी जाती है, ब्लड की जांच करी जाती है, तो उनमें से फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को बाहर निकाल दिया जाता है, और जो हिस्सा बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीरम। जब इन दोनों को ब्लड से बाहर कर दिया जाता है ना, तो जो बचता है उसे बोलते हैं सीरम, और सीरम का रंग होता है हल्का पीला। ध्यान रखें, जब प्लाज्मा के अंदर से रक्त के अंदर से प्लाज्मा के फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल दिया जाता है, तो जो भाग बचता है उसे बोलते हैं सीरम, और सीरम का रंग होता है हल्का पीला। इतनी बात ध्यान रखें। बात करेंगे रासायनिक संगठन की, एक एक करके हम पढ़ेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 40% भाग में मिलता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, एक एक करके सारी सबकी जानकारी लेंगे। इसको मिटा देता हूँ, इधर देखो आरबीसी के बारे में। ध्यान रखें, रक्त के अंदर 3 प्रकार के अपन कोशिका बोल सकते हैं रासायनिक संगठन के रूप में। रक्त, ये रक्त के अंदर का भाग है, जो अपना ब्लड निकलता है ना, खून, नू कोने का आरबीसी बैठी है। ऐसा नहीं है कि आरबीसी बैठी है, आरबीसी बैठी है कि रक्त के अंदर कि चलो चल रही है, घूम रही है, ऐसा नहीं। ब्लड जो है, द्रवित लिक्विड जो ब्लड है, उसके अंदर ही, उसके अंदर क्या नाम है, रक्त के अंदर ही उपस्थित कोशिकाएं क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक, उसके बाद बात करेंगे आरबीसी की। आरबीसी का पूरा नाम सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए, आरबीसी का पूरा नाम क्या है। तो हम आरबीसी का पूरा नाम क्या बता देंगे? रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। ध्यान रखें, लाल रेड ब्लड सेल का, आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल, हिंदी की बात करें तो लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं। अब बात करें, इसका नाम तो अपन ने देख लिया, लाल रुधिर कणिकाएं है, लेकिन साइंटिफिक नेम की बात करें, साइंस के नेम की बात करें, तो इसका नाम होता है क्या? इरिथ्रियोसाइट, इरिथ्रियोसाइट। चलो जी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? साइंटिफिक नेम की बात करें तो क्या रहेगा? इरिथ्रियोसाइट। अब बात करें आरबीसी का आकार कैसा होता है। देखें, आरबीसी का जो आकार है वो कैसा होता है? आरबीसी का आकार गोल होता है, सिक्के की तरह होता है, लेकिन बीच में से चपटा होता है। जैसे यूं गोलाई है इसकी, ये है, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। ध्यान रखें, ऐसा होता है आरबीसी का भाग। आकार की बात करें, आकार कैसा रहा? गोल। कार्य अब सुने, उसके बाद बात करेंगे आरबीसी। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बताया थोड़ी देर पहले, निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बताया था। चलो जी, निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। उसके बाद बात करें आरबीसी का जो जीवन काल होता है, जीवन काल मतलब जीने की अवधि, इसको हम मान सकते हैं 100 से 120 दिन। शरीर के अंदर इसकी संख्या कितनी पाई जाती है वो भी ध्यान रखें। शरीर के अंदर इनकी संख्या होती है 50 लाख। एक शरीर के अंदर कितनी आरबीसी होती है? 50 लाख। जीवन काल, अब ये मर गए तो मर जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? बताया था आरबीसी का कब्रिस्तान पलिया में जाएंगे। पलिया में जाएंगे तो क्या नाम है, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या कहलाएगा? आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाएगा? पलिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आरबीसी की टोटल संख्या मैंने बताई 50 लाख। निर्माण काल, जीवन काल 100 से 120 दिन। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आकार कैसा होता है? गोल होता है। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखो बात करें केंद्रक अनुपस्थित, तो अपन ने पढ़ रखा है कि केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए उपस्थित होते हैं। आरबीसी के अंदर डीएनए और आरएनए उपस्थित होते हैं। डीएनए का प्रमुख कार्य है व्यक्ति की पहचान करने में। अब आरबीसी कोई दे दे हमें, किसी व्यक्ति की आरबीसी हमें दे दे और बोले कि इस व्यक्ति की जांच करके बताओ ये बच्चा किसका है, किसी बच्चे का आरबीसी हमें दे दिया जाए, तो उससे हम जांच नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे की जांच करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डीएनए की। और आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, तो केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो डीएनए भी अनुपस्थित रहता है। ध्यान रखें, केंद्रक अनुपस्थित। इतनी बातें ध्यान हो गई आरबीसी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। ध्यान रखें, एच भी उपस्थित होता है। इस कारण इसका रंग कैसा होता है? एच, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग या आरबीसी का रंग कैसा पाया जाता है? लाल। लाल पाया जाने के कारण इस रुधिर का कोशिका का क्या नाम है? लाल रुधिर कणिकाएं। इतना ध्यान रह जाएगा।
अब हम बात करेंगे WBC की, इनको मिटा देता हूँ। देखें देखो इधर, ये सब क्या है, रक्त की कोशिकाएं हैं। पहली थी RBC, दूसरी है WBC। WBC का पूरा नाम क्या है? श्वेत रक्त कणिका। हिंदी की बात करें श्वेत रक्त कणिका, और इंग्लिश में बात करें तो वही वाइट ब्लड सेल। कणिका या कोशिका, ध्यान रखें। जो RBC का जो प्रमुख कार्य है ना, RBC का, इधर ध्यान रख ले पहले, RBC का प्रमुख कार्य है पोषक पदार्थों का वहन या ऑक्सीजन का वहन। ये ध्यान रख ले, ऑक्सीजन का वहन। ऐसे ही बात करेंगे WBC को। पहले WBC का कार्य देख लेते हैं। WBC का कार्य होता है रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा, या रोगों से लड़ते हैं, रोगों से बचाते हैं। कौन? RBC। RBC की बात करें, आकार कैसा होता है RBC का? ध्यान रखें, आकार इसका अनिश्चित होता है, ये कभी घटता रहता है, इसका आकार कभी बढ़ता रहता है। RBC के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होने के कारण इसके अंदर DNA भी पाया जाता है। इतनी बातें ध्यान रह जाएंगे। और इधर से देख ले, इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल होता है कितने दिन का? 10 दिन का। कितने दिन का? 10 दिन का। और उसके बाद बात करें किसकी, संख्या कितनी होती है? ध्यान रखें, संख्या होती है 10,000। कितनी संख्या होती है? 10,000। और RBC की हमने संख्या की बात करी, वो संख्या टोटल कितनी थी? 50 लाख। उसके बाद बात करें WBC की संख्या टोटल कितनी? 10,000। उसके अलावा कार्य मैंने बता दिया, रोगों से लड़ते हैं। अब ध्यान रखें, RBC के अंदर 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कहानी सुने इनके ऊपर। पहली है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। दूसरी है लिम्फोसाइट। दूसरी कौन सी है? पहली है एंटीबॉडी और दूसरी कौन सी है? लिम्फोसाइट। तीसरी की बात करें तो तीसरी का नाम है मोनोसाइट। उसके अलावा देखो 3 जो कोशिकाएं हैं, इनके अलावा 2 कोशिकाएं और हैं जिनका मैं नाम बता देता हूँ। एक तो है कौन सी? बेसोफिल। और एक है चौथी लिखी लेते हैं, बेसोफिल। और नेक्स्ट है इनियोसिल। ध्यान रखें, 5 प्रकार की WBC में कोशिकाएं पाई जाती हैं। सुने एक एक का कार्य। इन दोनों का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, इन 3 का सुने। सबसे पहले क्या होता है, शरीर में जैसे कोई रोगाणु प्रवेश करेगा तो रोगाणु का हमें एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी है, ये पता लगा लेने कि शरीर में कौन सा रोग आ रहा है। अकेले नहीं लड़ पाती रोगाणु से ये, तो सीधा जाती है किसके पास? अपने चाचा जी के पास, लिम्फोसाइट के पास। लिम्फोसाइट के पास गई, बता देती है जाके कि क्या बताएगी कि मेरे को अपने शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर एक क्या बोलते हैं, रोगाणु प्रवेश कर गया है। ठीक है, अब लिम्फोसाइट जाता है लड़ाई करने और उस रोगाणु को जाकर ख़त्म कर देता है। रोगाणु को ख़त्म कर दिया किसने? लिम्फोसाइट ने। अब लिम्फोसाइट चला जाता है उसको मारकर। उसके बाद एंटीबॉडी जाती है किसके पास? मोनोसाइट के पास, और बोलती है कि देख मैंने एक रोगाणु आया था कोरोना, उसको ख़त्म कर दिया है। और अब एक काम करो, आप जाकर उसका भोजन तैयार करो और खा सकते हो। मोनोसाइट जाती है ये कोशिका उसके पास, जाकर उसको खा जाती है। क्योंकि शरीर के अंदर अगर मरे हुए को छोड़ देंगे तो सड़ जाएगा, वापस रोग पैदा करेगा। तो उसको कौन ख़त्म कर देता है? मोनोसाइट। तो ध्यान रखें, एंटीबॉडी रोग का पता लगाती है, लिम्फोसाइट रोग को ख़त्म कर देती है, और पूर्ण रूप से ख़त्म कौन कर देता है? मोनोसाइट। इनका अलग अलग काम, इनका ध्यान रखें। ये था किसके बारे में? WBC के बारे में। अब एक बचता है कौन सा? प्लेटलेट्स। WBC देखो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। RBC का पूरा नाम है लाल रुधिर कणिकाएं। RBC का वैज्ञानिक नाम है इरिथ्रियोसाइट्स। आकार इसका गोल होता है लेकिन बीच में से चपटा होता है। निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। जीवन काल इसका होता है 100 से 120 दिन। केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है, इस कारण से इसके अंदर DNA RNA नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, और इनकी जब ये इनका क्या बोलते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, RBC का जीवन काल खत्म होता है तो ये चले जाते हैं पलिया में, जो RBC का कब्रिस्तान कहलाता है। कार्य, इसका मुख्य कार्य RBC का ऑक्सीजन का वहन करता है। ऐसे ही बात करें WBC की, WBC का पूरा नाम है वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका हिंदी में बात करें, कार्य रोग से लड़ते हैं। आकार इसका अनिश्चित होता है, घटता और बढ़ता रहता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, इस कारण से DNA पाया जाता है। जीवन काल 10 दिन का होता है। शरीर के अंदर संख्या 10,000 होती है। ध्यान रखें, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है?
लिखवाया नहीं। इसका वैज्ञानिक नाम है WBC का ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? कभी तुमने सुना हुआ कैंसर होता है ल्यूकेमिया, रक्त की कमी से रक्त की कमी से एनीमिया होता है, जबकि WBC की कमी से कैंसर हो जाता है ल्यूकेमिया कैंसर। 10,000 से ज़्यादा हो तो जिसके अंदर 10,000 से ज़्यादा ये WBC पाई जाती है वो आदमी कभी बीमार नहीं होता है। ध्यान रखें। इसका वैज्ञानिक नाम क्या था? ल्यूकोसाइट। 5 प्रकार के इसके अंदर एंटीजन पाए जाते हैं, जिसके एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल और इनियोसिफिल। उसके बाद बात करें, एंटीबॉडी का कार्य है रोग का पता लगाना, लिम्फोसाइट का काम है रोगाणु को ख़त्म कर देना, मोनोसाइट को उसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर देता है। ये दोनों भी रोगों से लड़ने में ही काम आते हैं। उसके बाद हम तीसरी बात करेंगे, तीसरी कोशिका, लास्ट कोशिका है तीसरी कोशिका की बात करें तो वो है प्लेटलेट्स। अपन सुनते हैं गाँव में कि प्लेट डाउन हो गई, प्लेट डाउन हो गई, वो प्लेटलेट्स ही होती है। प्लेटलेट्स के पहले बात करेंगे किसकी? इसके वैज्ञानिक नाम की। कौन बताएगा वैज्ञानिक नाम? पता है किसी को? चलो मैं बताता हूँ। इसका देखो वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट। इसका प्रमुख कार्य होता है रक्त के थक्के का निर्माण करता, रक्त के थक्के का निर्माण करता है कौन? डिम्बाणु। या ये मान लो कि रक्त से अभी कई बार क्या होता है, अचानक चोट लग जाती है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, ब्लड आता रहता है लगातार, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ब्लड ऑटोमेटिक खुद ही रुकना बंद कर देता है। तो ध्यान रखें वो कौन सी कोशिका है जो रक्त का थक्का बना देती है। तो हम बात करेंगे किसकी? प्लेटलेट्स की या किसकी? डिम्बाणु की बात करें। इसके अलावा ये कोशिका रक्त का थक्का बनाती है। क्वेश्चन आ गया कि रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो प्रोटीन का हम नाम अभी मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, उसका नाम है फाइब्रिनोजन। प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजन है, कोशिका है तो वो उसका नाम है प्लेटलेट्स। और बात कर लें विटामिन कौन सी है, तो ध्यान रखते हैं रक्त का थक्का बनाने में जो विटामिन काम आती है वो विटामिन के है। विटामिन के बारे में अपन ने पढ़ा है। विटामिन के रक्त का थक्के के निर्माण में सहायक है। प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रिनोजन, और कोशिका की बात करेंगे तो प्लेटलेट्स। तीनों रक्त के थक्के में सहायक होती हैं। देखते हैं लगातार आने वाला ब्लड अचानक रुक जाता है, उनका यही है, प्रोटीन, कोशिका और विटामिन तीनों शरीर में उपयोगी होते हैं। दोस्तों ये था अपना साइंस का आज प्रथम क्लास थी। लगातार इसी प्रकार अपन पढ़ाते रहेंगे। कल हम शुरुआत करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की, जिसकी खोज करी थी किसने? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें।